हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में जबरदस्त मुकाबला। बीजेपी और कांग्रेस के खाते में गई एक एक सीट। 2 सीटों की जंग में महज 0.3% से कांग्रेस की जीत। राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, बीजेपी ने साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर चुनाव जीतने की कोशिश की। ये जनतंत्र का गला घोटना चाहते थे, लेकिन लोकतंत्र जीत गया। कांग्रेस के 5 विधायकों ने की राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग। 4 कांग्रेस विधायकों के वोट हुए रद्द। सीएम नायब सैनी बोले, कांग्रेस के 25% विधायक ट्रांसफर हुए। निर्दलीय को कांग्रेस के 9 विधायकों का साथ मिला। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर कांग्रेस कर सकती है कार्रवाई। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद बोले, जिन्होंने कांग्रेस के साथ गद्दारी की उस पर कार्रवाई होगी। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही जारी। सदन में विधायकों ने रखे अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे। विनेश फोगाट ने उठाया भ्रष्टाचार का मुद्दा। राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर हो सकता है हंगामा। के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे राज्यसभा चुनाव के साथ, जहां जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। बीजेपी और कांग्रेस के खाते में एक एक सीट चली गई। बीजेपी से संजय भाटिया ने जीत दर्ज की, जो सांसद बने अब राज्यसभा के। वहीं कांग्रेस से करमवीर बौद्ध राज्यसभा का चुनाव जीते हैं। 2 सीटों की जंग में महज 0.3% वोट से कांग्रेस ने जीत हासिल की है। कांग्रेस के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, वहीं कांग्रेस के 4 विधायकों के वोट रद्द हुए हैं। तो आपको बता दें कि कल काफी देर तक ये संशय चलता रहा, कौन जीतेगा। चुनाव रिजल्ट जो थे, नतीजे थे, उनमें भी देरी हुई। गिनती को लेकर देरी चल रही थी। और अब जब फाइनली नतीजे आए तो दोनों जो पार्टियां हैं, जिस तरह से दावा कर रही थी, कांग्रेस 1 सीट उसने जीत ली है। हालांकि ये जीत बहुत ही कम आंकड़े से हुई है, मतलब 1 वोट से भी कम से ये वोट हुई है। 0.3% से कांग्रेस ने जीत हासिल की है। तो जीत हासिल हुई है कांग्रेस की। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित दुदानी लाइव जुड़े हैं। अंकित, जहां कांग्रेस दावा कर रही थी कि सीट हासिल करेगी, जीत तो उसने हासिल कर ली, लेकिन बहुत ही कम मार्जिन से। 0.3% का ये सारा मार्जिन रहता है। कांग्रेस भले ही जीत का दावा तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को डर सता रहा था वो बिल्कुल सही भी नजर आया एक तरह से। बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो जीत कर भी हार गई। कहीं ना कहीं जीत उनकी हुई है, लेकिन फिर भी हार गई। सीट जरूर हार गई, लेकिन कांग्रेस में सेंधमारी करने की जो बात थी वो सेंधमारी पूरी करी है। क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार जो खड़े थे वो भारतीय जनता पार्टी के ही प्रदेश उपाध्यक्ष थे, सतीश नंदल, और उनको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त था। और जहां तक सेंधमारी की बात आई तो 5 वोट क्रॉस वोट किए कांग्रेस के। कांग्रेस जहां 37 से 27 पर ला करके खड़ी कर दी उन्होंने, तो वहीं आपने देख सकते हैं कि 28 पर ला करके खड़ी कर दी। तो वहां आप देख सकते हैं कि बीजेपी का 1 वोट कैंसिल हो गया, वरना कहीं ना कहीं जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो भी जीत दर्ज कर जाता। तो मात्र 0.33 वोट की वैल्यू देखें तो 0.33, हालांकि 0.33 हो या 66 हो, वोट एक ही माना जाता है। तो मात्र 1 वोट से हार हुई है। तो कांग्रेस हालांकि नंबर्स में जरूर जीत गई है, लेकिन कांग्रेस जो दावा कर रही थी कि 38 वोट उनके पास हैं, 37 तो उनके पास विधायक हैं और 1 निर्दलीय विधायक भी उनके साथ में वोट करता हुआ नजर आएगा, वो सारी बातें हवाई निकली, केवल राजनीतिक बातें निकली। और जिस तरह से मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए कि अगर ये बाड़ाबंदी नहीं की जाती, अगर ये घेराबंदी नहीं की जाती, अगर ये शिमला और जहां ले जा करके विधायक रखे थे वहां नहीं ले जाए जाते, तो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर और भी विधायक निर्दलीय के पक्ष में मतदान करते हुए नजर आते। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बेशक जीत गई हो, लेकिन फिर भी हार गई है। क्योंकि हार इस वजह से गई है कि कांग्रेस पार्टी में जो एक इतिहास रहा है कि वो सेंधमारी होती है और कांग्रेस के विधायक ही सेंधमारी करते हैं, तो वो एक बार फिर से नजर आई है।
जी अंकित, बीजेपी लेकिन एक कांग्रेस चीज जो है वो यहाँ सीट चुनावों जरूर में और जीत रही देखने है। को मिली हमें कि अगर इनेलो वोटिंग करती तो कांग्रेस की हार कहीं ना कहीं पक्की नजर आ रही थी। 2 वोट अगर इनेलो के निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल के खाते में चले जाते तो वो जीत जाते। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल के 2 वोट निर्दलीय को मिलते तो जीत तो तय थी। अगर इंडियन नेशनल लोकदल के वोट एब्सेंट जब रह गए, उसके बावजूद भी जीत तय मानी जा रही थी। जीत तय इसलिए मानी जा रही थी, अगर वो एक वोट कैंसिल नहीं होता, जो भारतीय जनता पार्टी का एक वोट कैंसिल हुआ है, अगर वो वोट भी कैंसिल नहीं होता तो भी जीत गई थी। भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार है तो भी जीत दर्ज कर गया था। लेकिन क्योंकि आंकड़ों का ही गेम होता है, पिछली बार की अगर बात करें तो अजय माकन भी कुछ आंकड़ों से ही हारे थे चुनाव, वरना वो भी चुनाव जीत रहे थे। राज्यसभा का चुनाव जब था और कार्तिकेय शर्मा जो चुनाव जीते थे वो भी पॉइंट्स 3366 इन्हीं वैल्यू से जीते थे। गुणा भाग जब किया गया था तो इन वैल्यू से ही जीत पाए थे। लेकिन वही कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर। तो बिल्कुल करमवीर बोध अब राज्यसभा सदस्य बन गए हैं और जो सतीश नांदल हैं वो चुनाव हार चुके हैं। लेकिन वही जिस तरह से राजनीतिक अब अगर बातें चलेंगी, राजनीतिक चीजें अगर आगे बढ़ेंगी तो उसके अंदर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते हुए जरूर नजर आएंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने साफ कहा कि उनके वोटों को खरीदा गया, उनके वोटों को प्रलोभन दिया गया, ऐसे ऐसे प्रलोभन दिए गए, उसके बावजूद भी हमारे विधायक नहीं टूटे जरूर, वो नो टूटे, उसकी जगह और भी ज्यादा टूट सकते थे लेकिन नहीं टूटे और आखिरकार जीत हासिल हुई। तो कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा बड़े आक्रामक थे और उन्होंने जहां अपने विधायकों की बात कही, लेकिन उन्होंने कहा कि फिर भी हमने जीत हासिल की है बीजेपी के सारे हथकंडों के बावजूद भी। लेकिन आखिर में वही बात आती है कि कितने वोट कांग्रेस के क्रॉस हुए। और केवल यहाँ नहीं, बिहार में हमने देखा कि किस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई, दूसरे राज्यों में हमने देखा कि क्रॉस वोटिंग के आधार पर कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और उसके आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के राज्यसभा सदस्य जहां जहां चुने जाने थे वहां चुने गए। और यहां भी अगर जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि बीजेपी का एक वोट अगर कैंसिल नहीं होता तो निर्दलीय की तरफ से यहां भी सेंधमारी कर दी गई थी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो जीत भले ही कांग्रेस गई है लेकिन बहुत ही कम आंकड़े से जीती है, लेकिन जीत होती है और चाहे ये 1 नंबर से हो या कुछ पॉइंट से हो, लेकिन जो कांग्रेस का उम्मीदवार है अब वो पहुंच चुका है राज्यसभा में, राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं करमवीर बोध जो हैं राज्यसभा में, अब सीधे जाएंगे क्योंकि अब जीत उन्होंने अपने नाम कर ली है। वोटों को नाजायज तरीके से कैंसिल करने का काम किया। लेकिन आप सभी लोगों की और कांग्रेस पार्टी और हमारे सभी नेताओं का जो आशीर्वाद और पूरी जनता का आशीर्वाद मुझे मिला, शीर्ष नेतृत्व का मुझे प्यार मिला और वो जो है मैं आपको आराम से एक वैसे मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो एक मुहावरा था, खिस खियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब वो कांग्रेस हमारे पे एलिगेशन लगा रही है तो मुझे जच नहीं रही। आपकी जिम्मेवारी अपने लोगों को, अपने विधायकों को एकजुट करने की थी। क्रॉस वोटिंग आप करवा रहे हैं, खुद करवा रहे हैं और एलिगेशन बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं, तो ये बात अच्छी नहीं लगती। सबसे पहली प्राथमिकता, मैं हरियाणा से जन्मा हूं, हरियाणा का रहने वाला हूं। मेरे लिए मेरे हरियाणा की जनता के जो हित है वो मेरी प्राथमिकता रहेंगे। बाकी हम सब जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है तो देश के इंटरेस्ट तो है ही हमारे लिए। अब आपको बताते हैं कि कैसे हालते हालते कांग्रेस जीत गई, क्योंकि ये जो सारा समीकरण है ये सारा पलट गया। हालते हालते कांग्रेस की जीत हुई है। कांग्रेस के करमवीर बोध को 28 वोट मिले हैं। आप देखिए 3 उम्मीदवार थे, करमवीर बोध, संजय भाटिया, सतीश नांदल। करमवीर बोध को 28 वोट मिलते हैं, संजय भाटिया को 27.66 वोट मिले, वहीं सतीश नांदल को 27.34 वोट मिले हैं, जिसकी वजह से उनकी हार हो गई। कुछ ही आंकड़ों का ये फर्क था, 27.34 तो वहीं 28 वोट। वहीं संजय भाटिया भी सिर्फ 27.66 वोटों से ही जीत हासिल कर पाए हैं। और ये सारा समीकरण जो है वो बदला जो वोट कैंसिल हुए हैं उनको लेकर। वहीं इनेलो के जो सदस्य थे 2, उन्होंने वोटिंग से किनारा कर लिया था, उसके चलते सारा समीकरण बदलता नजर आया। तो कुल जो वोट पड़े हैं 90 में से 83 वोट पड़े हैं। जीत का आंकड़ा इसकी वजह से 28 रह गया, जहां पहले जीतने के लिए 31 वोट जरूरी थे वो 28 रह गए। इनवैलिड वोट होते हैं
4 कांग्रेस के वोट हैं इसमें जो अमान्य घोषित हुए, वहीं एक बीजेपी का जो वोट था वो अमान्य घोषित होता है। वहीं 2 एब्सेंट वोट हुए, इनेलो के जो विधायक थे उन्होंने वोट करने से इनकार कर दिया था, किनारा कर दिया था इसकी वजह से। तो 83 वोट पड़ते हैं, जीत के लिए 28 वोट चाहिए थे, 5 वोट जो हैं वो अमान्य घोषित हो गए और 2 एब्सेंट रहते हैं। इसके चलते अब समीकरण जो है वो अलग तरीके से काउंट होने लगा और इसी वजह से ये हालते हालते कांग्रेस जीत गई। अगर ये 90 वोट होते या 1 वोट बीजेपी का कैंसिल नहीं होता तो जो जीत थी वो सीधी बीजेपी के ही खाते में जाती। तो कांग्रेस 28 वोट पड़ते हैं, जीत जाती है और इस तरह से कांग्रेस की जीत होती है। अगर एब्सेंट नहीं होते लोग और वोट नहीं कैंसिल होता बीजेपी का तो सतीश नांदल जो हैं वो जीत जाते। तो वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा हमला है। बीजेपी पर उन्होंने धन बल से चुनाव जीतने की कोशिश के आरोप लगाए। बीजेपी ने अनैतिक हथकंडे चुनाव जीतने के लिए अपनाए। बीजेपी ने प्रजातंत्र का गला घोंटने का काम किया। इस तरह के आरोप कांग्रेस अब लगाती नजर आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे विधायकों को तरह तरह के प्रलोभन दिए गए, धन तंत्र को हराने का काम जनतंत्र ने किया है। और ये कांग्रेस का अब आरोप सामने आ रहा है कि बीजेपी ने अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाए, हमारे जो विधायक थे उनको धन तंत्र से अपनी तरफ करने की कोशिश की गई, जीतने की कोशिश की गई चुनाव को धन के बल पर, और अनैतिक इन्हें हथकंडे बताया है, प्रजातंत्र का गला घोटने का काम करने के इल्जाम लगाए हैं। हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव का नतीजा साफ कर दिया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह कितने भी वोट चोरी करे, जीत आखिर जनता का होगा। हरियाणा के लोग कब सबक सिखाया, ये सबक आगे जारी रहेगा। जो गुजरात के उप मुख्यमंत्री आके कह रहा था वो बहुत दुख जता रहा था, कांग्रेस का विधायकों को लेके बहुत दुख हो रहा था उसको, क्योंकि इन लोगों को खरीद नहीं पाया। खरीदने का कोशिश लगातार किया, इसके बड़े बड़े नेता शिमला में आके खरीदने का कोशिश किया, इसके बावजूद हमारा कोई विधायक इसको ये लोग खरीद नहीं पाया। ये जो घोड़े का व्यवहार करता है और ट्रेडिंग करने का खूब कोशिश किया, उसको नाकाम किया। मैंने सारे हमारे हरियाणा के विधायक और नेतागण, हमारा पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी नेता और दीपेंद्र हुड्डा खूब मेहनत करके कांग्रेस का जिताया और ये कांग्रेस का जीत हरियाणा के जनता का होगा। किसी का नाम लेने वाला नहीं हूँ, जो है हरियाणा की जनता समझ चुकी है, लेकिन मैं अपने विधायकों को हार्दिक बधाई देता हूँ और हरियाणा की जनता को बधाई देता हूँ। ये जीत हरियाणा की जनता की हुई है। किस तरीके का प्रयास, किस तरीके का प्रयास किया गया बीजेपी की तरफ से आपके साथ? तो उसका नतीजा आपके समक्ष है, रिजल्ट आपके सामने है। प्रजातंत्र की जीत हुई, हरियाणा के लोगों की जीत हुई, हमारे विधायकों की जीत हुई। कोई शिकायत भी देने जा रहे हैं जो जिस तरीके से वो काउंटिंग एजेंट बताएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह सर जो वोट हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार वो मैंने कहा ना, वो आपका हमारा काउंटिंग एजेंट होगा या इलेक्शन एजेंट है, वो बताएंगे आप। मैं हरियाणा के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हरियाणा में लोकतंत्र की जीत हुई, धनतंत्र को हराने का काम जनतंत्र ने किया है। हर तरीके का अनैतिक हथकंडा अपनाने का काम किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। शर्म आनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि हमारे हरियाणा जैसे भोले भाले प्रदेश में इस तरह की राजनीति हो रही है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री को यहां पर ऑब्जर्वर बना के लाया गया और हर तरीके का साम दाम दंड भेंट का प्रयोग किया गया। केवल एक राज्यसभा सीट के लिए प्रजातंत्र का गला घोटा गया। लेकिन उसके बावजूद मैं बधाई देता हूं हरियाणा की जनता को और हमारे विधायकों को, जिन विधायकों ने हर तरीके का कितनी लुट मचा के उन्हें कितना पैसा जड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਲੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੂੰ ਹੁਣ
ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚਲੋ ਵੋਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਨਾ ਪੈਣੀ ਆ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੇਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਿਆਓ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5-7 ਦਾ ਹੀ ਨੌਸ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ 90-95 ਤੂੰ ਨੌਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਭ ਬੰਦੇ ਨੌਸ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਲਿਆਓ, ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਲਿਆਓ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਤੇਰੇ ਮਾਡਲ ਲਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਾ ਹੋਣੀ, ਸੈਣੀ ਹੋਣੀ, ਪਰਮਲਾ ਜੁਮਲਾ ਨੰਗਲ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕੋਹਲੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਹੇਦਾਰਾਂ ਕੋ ਤੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਕੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਬਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰ ਏਕੜ ਦਾ ਠੇਕੇ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਹੇਦਾਰ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਮਾਡਲ, ਇਹ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਮਾਡਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਲਿਆਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ। ਲਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਓ ਨਾ, ਮਾਝੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਬਣੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਡੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੁਰਿਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੁਣਨੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੋਗੇ 'ਚ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਉਹਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਿਆਓ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਨਾ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਮਾਡਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਬੋਲੋ ਹੁਣ, ਬੋਲੋ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਮਾਡਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤਾਈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਪਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਗੇਟ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਜੀਬ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ AK-47 ਫੜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ। ਤੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰੋ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਿਕਟ ਦਊਗਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਸਲਾਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਦਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਤੇਰੇ। ਇਹ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕੋ ਦਾ ਦੇ ਦੇ, ਇੱਕੋ ਦਾ 117 ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨਾਲ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ, ਕਿੱਡੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮਾਡਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਦਾਲਤ ਚਲੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। दूसरी जड़ी वो बात क्राइम करने वाले लोग हैं, क्रिमिनल है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कर रही है। 2024 में 5156 और 2025 में माननीय अध्यक्ष जी 8093
57% की वृद्धि हमने की है। गति से काम कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने ये भी निर्णय किया है कि हम 0 FIR, अगर किसी के साथ कोई साइबर क्राइम होता है तो 0 FIR का भी प्रावधान हमने किया है, ताकि कहीं पर भी उसके साथ क्राइम होता है वो 1930 पे अगर कॉल करेगा तो उसकी FIR दर्ज हो जाएगी और संबंधित थाने के अंदर वो चली जाएगी। और इस प्रकार माननीय अध्यक्ष जी विभिन्न बैंकों के 16 नोडल अधिकारी कंट्रोल रूम में भी बैठते हैं। वो हमारे जहां साइबर क्राइम के ये उसके साथ बैठते हैं और बैठ करके साइबर फ्रॉड होते ही जो नोडल अधिकारी बैंक के हैं रॉसी को ब्लॉक कर देते हैं। जब तक उसकी पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक उसको नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब तक जो साइबर क्राइम करने वाला व्यक्ति है जब तक उसको हम पकड़ ना लें, उसकी तय तक ना पहुंच जाए, तब तक उसको होल्ड किया जाता है। अब कैसे उसको हम रिलीज कर दे तब तक, जब तक हमारे पास पूरी जानकारी नहीं आती। मैंने कहा है कि वो मल्टीपल खातों में चला जाता है, जब तक हम उसकी पूरी जानकारी ना ले लें तब तक उसको कैसे हम रिलीज कर दें माननीय अध्यक्ष जी। और हमने अभी इसी बजट के अंदर माननीय अध्यक्ष जी मैंने 3 साइबर पुलिस स्टेशन गोहाना, बहादुरगढ़ और सोनीपत में खोलने की घोषणा भी अभी की है, ताकि हम इसके ऊपर और गति से काम कर सके, लोगों को ये इस प्रकार की ये दिक्कत ना आए। और माननीय अध्यक्ष जी मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने जो माननीय आफ्ताब जी ने चिंता जाहिर की है, क्योंकि जो डिजिटल अरेस्ट है उसके अंदर 60 साल से ऊपर के हमारे सीनियर सिटीजन्स वो इस गिरफ्त में आ जाते हैं। हमने अब ये निर्णय किया है माननीय अध्यक्ष जी, हमने कि डिजिटल जो अरेस्ट है उसको रोकने के लिए ड्यूल OTP हम उसके अंदर कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई डिजिटल अरेस्ट होता है और उसका OTP जो बैंक से मांगते हैं तो उसका एक OTP उसके बच्चे को भी जाएगा, ताकि जब बच्चा माँ बाप को पूछ लेगा कि आप ये 5 लाख 10 लाख रुपए की राशि यहाँ क्यों भेज रहे हैं, इसके अंदर बहुत बड़ी रोक, जब वो बच्चे के पास OTP जाएगा, एक उसके पास OTP आएगा, तब जाकर के वो क्लियर होगा, अदरवाइज क्लियर नहीं होगा जब तक बैंक दोनों OTP को क्लियर ना कर दे। जब दोनों OTP क्लियर होंगे तो माननीय अध्यक्ष जी तब वो पैसा रिलीज करेगा। इसके ऊपर बहुत बड़ा अंकुश इसके ऊपर लगने वाला है। श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया। क्वेश्चन नंबर 194 मंत्री जी। नहीं श्रीमान जी। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के घोषणा पत्र में यह हम हर जिला मुख्यालय पे मेडिकल कॉलेज देंगे, तो 200 बेड का हॉस्पिटल हमारे वहाँ निर्माणाधीन है और उसके साथ लगती जमीन का कोई इश्यू नहीं है। हुड्डा सेक्टर बहुत जमीन पड़ी है। मेरी आपके माध्यम